हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग अध्याय 2 पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 पर्यावरण एवं उसके घटक का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। और पारितंत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया था एजी टांसले के द्वारा किया गया था। अब आते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है यह जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। क्या है दोस्तों? जीव और वातावरण। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो एजी टांसले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं। पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा कथन गलत है। यह अजैविक और जैविक दोनों घटकों से मिलकर बना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यह एक वन तंत्र है। ये कथन क्या है? तो ये गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक खुला तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। तो ये भी कथन सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, यह एक वन तंत्र होता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो पूछा जा रहा है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। अगला सवाल है कि भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। तो टोटल 39 स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कितना किया गया है? 49 स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला है वेटलैंड्स दिवस। क्या है दोस्तों? वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित आर्द्र भूमियों क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो चिल्का झील को भी रामसर का दर्जा प्राप्त है, लोकटक झील को भी प्राप्त है, केवलादेव घाना को भी प्राप्त है, बुलर झील को प्राप्त है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, केवलादेव घाना जो है ये राजस्थान में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो मीठे पानी की एक झील है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होता है। पूछा जा रहा है कि आर्द्र भूमि जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो पोषक पुनर्प्राप्ति बिल्कुल सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त कराने हेतु, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, तो ये भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। अगला है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वह है जैवमंडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इकोसिस्टम या पारितंत्र का जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है वो कौन सा कथन है। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहता है वह किसको परिभाषित करता है। तो पारितंत्र को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित करता है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जनसंख्या आएगा, उसके बाद समुदाय आएगा, समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र आएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? भूदृश्य। तो याद रखना है, जनसंख्या से समुदाय बनेगा, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र और लास्ट में क्या बनेगा? भूदृश्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो ये धान का खेत है जो मानव निर्मित है, तो वही हो जाएगा कृत्रिम, जबकि ये सब क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है। पूछा जा रहा है पर्यावरण दृष्टिकोण से ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। तो यूकेलिप्टस का पौधा
पर्यावरण दृष्टिकोण से काफ़ी ही संकटपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यूकेलिप्टस का पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण करता है। अगले सवाल पे आएंगे, स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? पूछा जा रहा है कि लैंटिक आवास का उदाहरण कौन है? तो लैंटिक आवास के अंतर्गत तालाब और झील आता है। अगला सवाल है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? पूछ रहा है कि दो समुदाय होगा लेकिन दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। उसके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होगा उसको इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो समुद्र हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के आधार पर सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैग्रोव हो जाएगा, उसके बाद घास स्थल हो जाएगा, तब झील हो जाएगा और लास्ट में महासागर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था? पूछा जा रहा है कौन ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये व्यक्ति था अर्नेस्ट नेस के द्वारा सबसे पहली बार डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी निचेत यानी कि पारिस्थितिकी आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था ग्रीनेल नामक व्यक्ति के द्वारा। अगला सवाल पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला? पूछा जा रहा है पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये है सामुद्रिक, जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। अगला सवाल है, सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा सागरीय, और इसे ही महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पाएंगे, निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है? तो वनों को काटने से क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को वनों को नहीं काटना चाहिए। वर्षा जल का प्रबंधन, जैवभार भंडार, वन रोपण, ये सब क्या है? ये सब इसको संतुलन को नहीं बिगाड़ता है। अगले सवाल पे आएंगे, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो पूछ रहा है कि किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? क्या है? सबसे कम है। तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश।